जीवन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। स्वस्थ जीवन हमारा अधिकार है और जिस तरह की भागम भाग भरी हमारी दिनचर्या हो चुकी है, उससे हमारा खान पान भी बदला है और खान पान बदलने की वजह से हमारा शरीर कई रोगों से ग्रसित भी हुआ है। उससे निजात हम सभी पाना चाहते हैं। ऐसे ही रोगों में से एक रोग है अल्सर और ये काफ़ी गंभीर बीमारी भी है। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर ब्रिज शर्मा, जो कि प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी IGMC में कार्यरत हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। और जैसा कि नाम है, हमने विषय के बारे में बताया अपने तमाम दर्शकों की। अल्सर जो है ये काफ़ी गंभीर बीमारी है और जब लोग इसका नाम सुनते हैं कि किसी को अल्सर की बीमारी है तो वो पहले ही घबरा जाते हैं। तो पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अल्सर है क्या और जितना घबराते हैं लोग, इतना घबराने की ज़रूरत है? जहाँ तक अल्सर का संबंध है, अल्सर का मतलब है कि ब्रीच इन दी कंटिन्यूटी, जो कहीं भी जख्म हो जाता है शरीर में, उसको हम अल्सर कहते हैं। तो जहाँ तक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी से संबंधित है, पेट की बीमारी से संबंधित है अल्सर की बीमारी, तो अल्सर जो है हमारे मुंह से लेकर टट्टी के रास्ते तक कहीं भी अल्सर हो सकता है, जिसमें हमारा मिकोजा जो होता है, अंदर की लाइनिंग होती है आंत की, उसमें किसी भी तरह की डिस्ट्रप्शन होती है, किसी भी तरह से वो उसमें जख्म हो जाता है, उसको हम अल्सर कहते हैं। जी, तो काफ़ी लंबा बताया आपने। मुंह से लेकर कहीं भी हो सकता है, पेट के किसी भी हिस्से में हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा घातक कौन से हिस्से में रहता है अगर ये होता है तो? अल्सर हर हिस्से में घातक होते हैं, चाहे फूड पाइप में हो, चाहे मैदे में हो, चाहे छोटी आंत में हो, बड़ी आंत में हो, कहीं भी अल्सर होंगे तो सारे ही घातक हो सकते हैं अगर उनका समय पे इलाज न कराया जाए और समय पे उसका डायग्नोसिस न किया जाए कि किस तरह का अल्सर है। जी, डायग्नोस तो तभी करेंगे अगर हमें लक्षण पता होंगे कि अल्सर जो है कैसे होता है, क्या क्या लक्षण हैं इसके। तो थोड़ा सा लक्षणों के बारे में बताइए कि कौन कौन से लक्षण जहाँ रहते तक अल्सर के लक्षणों का संबंध है, वो डिपेंड करता है कि अल्सर किस हिस्से का अल्सर है। जी। अगर हमारी फूड पाइप का अल्सर है तो खाना खाने में व्यक्ति को जो है दर्द होगी, खाना निकलने में मुश्किल होगी, या खाना फंस भी सकता है। तो ये तो था हमारे फूड पाइप के अल्सर जो होते हैं, जिसको इसोफेगस कहते हैं। जब फिर आया हमारा मैदा, स्टोमक और ब्रेडनम, उसमें जो अल्सर होते हैं तो उसमें जो है जो व्यक्ति को पेट में दर्द हो सकती है। रात को 2-3 बजे कई बार व्यक्ति उठ जाता है कि मेरे को दर्द लग रही है पेट में, कुछ खाता है तो दर्द बैठ जाती है। तो एक ये लक्षण हो सकते हैं। फिर लक्षण हो सकते हैं जैसे कि व्यक्ति को खून की उल्टी आ गई, या हमारा जो है टट्टी के रास्ते में जो काले रंग की टट्टी आ रही है, बिल्कुल तारकोल की तरह टट्टी आती है, इस तरह हो सकता है। या फिर किसी व्यक्ति को जो है अल्सर जो है आंत को बिल्कुल सिकुड़ देता है, स्नोसी कर देता है, तो व्यक्ति को जो उल्टियाँ भी आती हैं। जैसे आज खाना खाया, वो उसकी उल्टी 6-7 घंटे के बाद उल्टी आएगी जी। तो जो मान लो अभी चावल खाए, उसकी 5-6 घंटे के बाद जो है उल्टी आती है, तो उसका मतलब है कि कहीं अल्सर की वजह से जो है आंत में रुकावट आ गई है, ये केवीस का लक्षण होता है। फिर खून की कमी होना, ये भी इसका लक्षण होता है। और कई बार जब व्यक्ति का जो है वजन कम हो रहा होता है, तो इस तरह से इसके लक्षण होते हैं जब हमारे जो अल्सर है वो मैदे में या डुओडेनम में होता है। छोटी आंत में अल्सर होता है तो उसमें कई बार जो व्यक्ति को लेटन काले रंग की आती है, या लाल रंग की लेटन भी आ सकती है, या इस तरह के लक्षण होते हैं। या फिर कई बार जो है आंत को बिल्कुल सिकोड़ देता है अल्सर, तो उसमें कई बार व्यक्ति को ऐसा होता है कि वही पेट फूल जाता है और उसको उल्टियाँ आती हैं, और कई बार जो है कब्ज हो जाती है, बिल्कुल टट्टी के रास्ते हवा भी नहीं आती है, लेटन नहीं आती है। तो ये छोटी आंत की जो है लक्षण हो सकते हैं। या कई बीमारी पे डिपेंड करता है कि किस लक्षण की वजह से अल्सर हो रहे हैं। बुखार भी आ सकता है, वजन कम हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, ये हो सकते हैं। बड़ी आंत के जो लक्षण होते हैं वो ज़्यादातर अल्सर जो होते हैं वो टट्टी में खून आता है, इस तरह के लक्षण होते हैं, या आंत में रुकावट हो सकती है। जी, कई लक्षण ऐसे बताए आपने कि कई बार वो बीमारी ना भी हो तब भी उस तरह के लक्षण आते हैं, तो ज़रूरी है कि डॉक्टर का परामर्श ज़रूर लिया जाए। बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी तरह के किसी व्यक्ति को खून की कमी हो रही है, या टट्टी काले रंग की आ रही है, या उल्टी लाल रंग की आ रही है, तो डॉक्टरी परामर्श मैं तो कहूँगा गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को दिखाना बहुत ही लाजमी होता है। जी, अब अगर बात करें, आपने बताया कि ये लक्षण होते हैं, अगर डायग्नोस करना है, अगर डॉक्टर के पास जाता है मरीज़ और उसे डाउट है कि शायद उसे अल्सर ही ना हो, तो किस तरह से डायग्नोस किया जाता है? पहले तो जहाँ तक अल्सरों का संबंध है, पहले तो इसके कि भाई जैसे
किस किस चीज़ से अल्सर ज़्यादा हो जाते हैं जी, कारण क्या है अल्सर के। तो जहाँ तक संबंध है फूड पाइप के अल्सर का, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति कोई दवाई खाता है, दर्द की दवाई खाता है या कोई एंटीबायोटिक्स खाता है, कम पानी पीता है, और अब जो है वो जो दवाई है वो फूड पाइप में स्टिक हो जाती है, उसकी वजह से जो है वो स्टिक हो जाती है और वहाँ पे जख्म कर देती है। एक तो अल्सर होता है, कुछ इन्फेक्शन की वजह से अल्सर हो सकते हैं, जैसे कोई भी इन्फेक्शन होगा उसकी वजह से अल्सर हो सकते हैं। जहाँ तक संबंध है हमारे मैदे के अल्सर का या डुओडेनम के अल्सर का, इसके जो मेनली जो कारण होते हैं वो होते हैं जैसे कोई दर्द की दवाइयाँ ज़्यादा सेवन कर रहा है, जैसे किसी को सिर में दर्द हो रही है, दांत में दर्द हो रही है, और या किसी के पेट में दर्द हो रही है, तो ओवर द काउंटर जैसे कहीं भी जाएगा तो केमिस्ट के पास दर्द की दवाई ले लेता है। तो दर्द की दवाइयाँ जो है 100 में से लगभग 40% लोगों को जो है अल्सर कर देती हैं। फिर एक कीटाणु भी होता है, एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे स्टोमक में और डुओडेनम में वो अल्सर कर सकता है। तो ये भी बैक्टीरिया होता है जो हमारे खान पान है या हमारी इतनी अच्छी सैनिटेशन नहीं है। तो हिंदुस्तान में लगभग एक कीटाणु जो है 80% लोगों में पाया जाता है अगर हम आँख देखें, परंतु अल्सर के लक्षण सारे लोगों में नहीं होते हैं। तो जिसको लक्षण हों उसको उन व्यक्तियों में हम इस कीटाणु को इरेडिकेट करते हैं, बाकी में करने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति दर्द की गोलियां भी खा रहा है, साथ में कीटाणु भी है, तो इन दोनों चीज़ों का एडिटिव इफेक्ट हो जाता है। तो ये भी एक जो मुख्य कारण है जो अल्सरों का। बाकी छोटी आंत के अल्सर हैं वो इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं। बड़ी आंत के जो लक्षण अल्सर हैं वो कोई इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की वजह से हो सकते हैं, कई बार कैंसर की वजह से हो सकते हैं। जी, और आपने कैंसर की बात की तो एक सवाल और जोड़ना चाहूँगी कि अल्सर क्या कैंसर का रूप ले सकता है? जो कई बार जो अल्सर होते हैं वो कैंसर वाले अल्सर भी होते हैं जिनको हम देख के बता सकते हैं, जैसे हम इसको डायग्नोसिस करते हैं तो कि साधारण अल्सर है या कैंसर वाला अल्सर है। पर इसका 100% डायग्नोसिस करने के लिए हम इससे टुकड़ा लेते हैं, एक हमारे फोर्सेस होते हैं, हम एंडोस्कोप से उनको डालते हैं, उससे टुकड़ा लेते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है, 100% डायग्नोसिस उससे बढ़ता है। जी, तो आप डायग्नोस के बारे में बता रहे थे कि किस तरह से आप डायग्नोस करते हैं अल्सर को। तो एक तो आपने बता दिया कि टुकड़ा लिया जाता है, और कौन कौन से प्रोसीजर? देखो मुनका जी, जब किसी भी अल्सर को डायग्नोज करने के लिए हमें अलग अलग मेथड होते हैं। पुराने ज़माने में जो अल्सर को डायग्नोज करने के लिए होता था वो था बेरियम पिलाते थे और उसमें फिल्में लेते रहते, एक्सरे की फिल्में लेते रहते थे, उससे डायग्नोज करते थे। परंतु आज की डेट में बेरियम का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हमारी जो विधि है, इतने इन्वेस्टिगेटिव टूल इतने अच्छे आ चुके हैं कि इनका बेरियम का कोई रोल नहीं रह गया आज की जो आज के दौर में। तो जो सबसे जरूरी है डायग्नोज करने के लिए होता है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी एक पतली सी नली होती है, पतली सी ट्यूब होती है, बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, मरीज को ज़्यादा कष्ट नहीं होता है, और उसको हम मुंह के रास्ते से डालते हैं। उसमें हम फूड पाइप को भी देखते हैं, उसको मैदे को भी देखते हैं और डुओडेनम को भी देखते हैं। तो हम देख लेते हैं कि भाई एंडोस्कोपी से देखते हैं कि भाई किस तरह का अल्सर है, बायोप्सी लेनी है कि नहीं लेनी है। अगर उस टाइम कि मान लो कोई अल्सर से कोई ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि कोई व्यक्ति हमारे पास अल्सर के ऐसे भी आते हैं जिनको खून की उल्टी आ रही होती है या टट्टी काले रंग की होती है, उसमें कोई इस तरह के साइंस होते हैं कि उसमें ब्लीडिंग हो अभी रिसेंटली हुई है या होने वाली है। तो हम साथ में एंडोस्कोपी के द्वारा ही इसमें इंजेक्शन भी लगा देते हैं। कई बार इसको हम कोई सी मतलब मशीन से इसको जला भी देते हैं अंदर से ही, अगर साधारण अल्सर हो तो इस तरह से हम इसके खून को रोक सकते हैं। बाकी अगर हमारा मेलिग्नेंट या कैंसर वाला अल्सर हो तो उसको बायोप्सी ले लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि भाई क्या करना है उसका। ये तो हुआ हमारा संबंध जब मैदे में और छोटी डुओडेनम में अल्सर होते हैं। जहाँ तक संबंध है बड़ी आंत के अल्सर का या छोटी आंत के अल्सर का, उसके लिए जो प्रणाली है वो थोड़ी सी भिन्न तरह की होती है। उसमें जो है हम जो उसको डायग्नोज करने के लिए हम टट्टी के पहले पेट को साफ कराते हैं दवाई पिला के, फिर टट्टी के रास्ते से हम एंडोस्कोपी करते हैं, जिसको हम कोलोनोस्कोपी कहते हैं। वो भी बिल्कुल फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, तो उसमें हम गैस डालते हैं, आंत को फुलाते हैं और फिर देखते रहते हैं कि भाई कहाँ अल्सर है। तो जैसी विधि हमने मतलब मुंह के रास्ते से की, वैसी विधि हम टट्टी के रास्ते से जो एंडोस्कोपी करते हैं उससे करते हैं। फिर उसमें हम ये भी देख लेते हैं कि
किस तरह का अल्सर है। अगर खून निकल रहा हो तो उसमें इंजेक्शन लगा देते हैं या उसको किसी विधि द्वारा उसको जला देते हैं ताकि ब्लीडिंग ना हो। अगर दूसरा कैंसर की तरह अल्सर है या टीबी की तरह अल्सर है या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की तरह अल्सर है तो उसके हम टुकड़ा ले लेते हैं। तो उसको फिर हम उसको टेस्ट कराते हैं, जो हमारे पैथोलॉजिस्ट होते हैं उसको टेस्ट करते हैं, फिर वो डायग्नोसिस बना के हमें देते हैं कि अल्सर किस तरह का है और अकॉर्डिंगली हम उसका इलाज करते हैं कि भाई किस तरह का अल्सर है। जी, तो ये जो प्रक्रिया रहती है, आपने कहा एंडोस्कोपी करते हैं और भी बहुत सारे टेस्ट बताए, तो कितना समय लग जाता है इस टेस्ट को करने में? पहले तो मुनके जी मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये सारी जो प्रणाली है, जो जितने टेस्ट हैं हमारे इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल हैं नंबर 1। और हमारा डिपार्टमेंट इसको गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट इनको टेस्ट करता है, लगभग डेली हम करते हैं। हमारी ओपीडी में एक दिन हम मरीज देखते हैं तो उसके नेक्स्ट डे हम मरीज जो कोरोना का टेस्ट कराने के बाद हम टेस्ट करते हैं। तो जहाँ तक संबंध है हम मुंह की एंडोस्कोपी का, इसमें अगर तो डायग्नोसिस करना है तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं। 5 मिनट के लगभग इसमें लगता है। 5 मिनट में हम देख लेते हैं कि कहाँ पे अल्सर है, क्या कारण है और उसको हम इलाज कर लेते हैं। जहाँ तक टट्टी के रास्ते की एंडोस्कोपी का संबंध है उसमें 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक लग सकता है उसको, क्योंकि वो बड़ी आंत लंबी होती है और मोड़ भी ज़्यादा होते हैं। तो उसको हमें जैसे ड्राइविंग सड़क में करते हैं वैसे ही अंदर से हमें नाली की जो हमारी एंडोस्कोप होता है वैसे ही हमने नेगोशिएट करने होते हैं सारे कर्व जो आंत में होते हैं। जी, जैसे कि आपने कोरोना की बात की, कोरोना काल है, कोई भी मरीज़ है, अगर कोई बीमारी है, पहले तो आईजीएमसी का नाम सुन के ही वो घबरा जाते हैं कि मैक्सिमम जो कोरोना के पेशेंट्स हैं वहाँ जाते हैं अपना टेस्ट करवाने के लिए। तो आप तो डायग्नोस करने से पहले जो पेशेंट्स हैं उनका कोरोना टेस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी, क्योंकि मुंह में डालकर वो एंडोस्कोपी की जाती है, तो और क्या क्या सैनिटाइज करने के लिए और क्या क्या आप ध्यान रखते हैं? देखो मुनके जी, ऐसा है कि हम जितने भी मरीजों की एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी करते हैं उनका 4 दिन के अंदर अंदर का कोरोना टेस्ट होना चाहिए, RT-PCR जी, क्योंकि मुंह के रास्ते जब हम एंडोस्कोप डालते हैं व्यक्ति कभी खांसी करता है तो कीटाणु ज़्यादा निकलते हैं बाहर। बिल्कुल। तो एक तो हमारा ये है। अच्छा, दूसरी बात ऐसी है जैसे आपने सैनिटाइजिंग के लिए कहा, तो एंडोस्कोप को हर व्यक्ति के बाद, चाहे मुंह वाली एंडोस्कोपी हो चाहे टट्टी के रास्ते वाली एंडोस्कोपी हो, हम 10-15 से 20 मिनट तक उसको स्टरलाइज करते हैं ताकि एक व्यक्ति का इन्फेक्शन दूसरे व्यक्ति में ना जाए, नंबर 1। नंबर 2, ताकि, और दूसरा है कि भाई हमारे ऊपर कोई इन्फेक्शन आए तो हम प्रॉपरली जो है गाउन पहनते हैं, मास्क लगाते हैं और अपने जो हेयर के ऊपर कैप लगाते हैं तो और ग्लव्स पहनते हैं। तो इस तरह से हम अपने आप को भी पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं और क्योंकि हमारे से भी इन्फेक्शन दूसरे को ना जाए, व्यक्ति को ना जाए, तो हम उस तरह से करते हैं। और हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनको प्रॉपरली स्टरलाइज करते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब एंडोस्कोपी हम करते हैं। जी, और गवर्नमेंट ने एक और सुविधा दी है ई-संजीवनी की। अगर पेशेंट नहीं आना चाहते हैं तो आपके डिपार्टमेंट से कोई इस तरह के स्पेशलिस्ट हैं अवेलेबल? हमारे डिपार्टमेंट से नहीं है इसमें ई-संजीवनी में, परंतु मेडिसिन के डॉक्टर उस ई-संजीवनी में जाते हैं तो वो गाइड कर सकते हैं। और वो अगर कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के संबंधित कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो वो उनको गाइड करते हैं हमारे पास आने के लिए, या फिर जो प्रिलिमिनरी इलाज वो भी इसमें बता देते हैं ई-संजीवनी के द्वारा। ख़ासतौर से किस तरह की दवाइयाँ दी जाती है जब ट्रीटमेंट के लिए कहा जाता है, और घरेलू इलाज के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि कई बार लोग होते हैं वो घरेलू इलाज को ज़्यादा जोर देते हैं, तो वो कितना इफ़ेक्ट करता है हेल्थ को और वो कितना बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं? किसी भी व्यक्ति को अगर खून की उल्टी आए, टट्टी काले रंग की आए, पेट में ज़्यादा दर्द हो, रात को उठना पड़े दर्द से, या फिर जैसे किसी को भूख कम लग रही है या खाना फंस रहा है या उल्टियाँ व्यक्ति को आ रही हैं, तो उस व्यक्ति को घरेलू इलाज नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि घरेलू इलाज में शुरू में अल्सर छोटा होता है तो व्यक्ति सोचता है कि मैंने घरेलू इलाज से उसको थोड़ा मतलब थोड़े दिन वेट कर लेता है कि ये ठीक हो जाएगा, परंतु हो सकता है कि उस टाइम तक बीमारी ज़्यादा फैल जाए, ज़्यादा एक्सटेंड कर जाए। तो अगर किसी भी व्यक्ति को भूख कम लगे, खून की उल्टी आए, टट्टी काले रंग की हो, वजन कम हो, या फिर पेट में गोढ़ा बने, या उल्टियाँ बार बार हों, उल्टियाँ भी बार बार इस तरह से हों जैसे आज खाना खाया वो कल निकलता है, या आज सवेरे खाना खाया रात को निकलता है, तो या फिर खाना फंस रहा है, तो घरेलू इलाज नहीं करना चाहिए, तुरंत उसको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। दवाइयों की बात की थी आपने, दवाइयाँ नहीं बताई सर कि कौन कौन सी दवाइयाँ लिखी जाती हैं पेशेंट के लिए और कितने टाइम में रिकवर कर जाता है पेशेंट? जहाँ तक मोनिका जी अल्सर का संबंध है
तो वो डिपेंड करता है कि फूड पाइप में अल्सर है कि नीचे अल्सर है। तो फूड पाइप के अल्सर को हम लगभग जो है कोई 3 महीने तक दवाइयाँ देते हैं जी। तो उससे जो है वो अल्सर जो है वो ठीक हो जाता है जी। अच्छा, तो फिर जहाँ तक संबंध है मैदे के अल्सर का, इसको हम कुछ दवाइयाँ मल्टीपल कॉम्बिनेशन दवाई के होते हैं जिसको हम 2 हफ्ते के लेते हैं। 2 हफ्ते के बाद फिर थोड़ी कम दवाइयाँ हम जो है 4 से 6 हफ्ते तक और देते हैं ताकि वो अल्सर ठीक हील हो जाए। जी। पुराने टाइम में, आज की टाइम में इसकी दवाइयाँ बहुत ही कारगर है जी। बहुत ही कारगर है। मतलब लगभग जो है 95% के ऊपर अल्सर जो है इन दवाइयों से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं जी। जो आज की युग में जो दवाइयाँ अवेलेबल हैं। जी। पुराने टाइम में ऐसा होता था कि भाई ज़्यादातर व्यक्ति जो थे वो प्रेजेंट करते थे जब अल्सर फट जाता था, मतलब अल्सर जो इसको फट जाता था, पेरिटोनाइटिस हो जाता था, मतलब पेट में बड़ी ज़्यादा दर्द होती थी क्योंकि मवाद जो पेट के अंदर मैदे में है और पेट में फैल जाता था जिसकी वजह से जो है सारे शरीर में इन्फेक्शन फैल जाता था, कई मौतें हो जाती थी। परंतु जितनी कारगर दवाइयाँ अब आ गई हैं इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट और दूसरी दवाइयाँ भी जो के विरुद्ध जो दवाइयाँ आई हैं, आज की डेट में बहुत कम अल्सर जो हैं वो फटते हैं और बड़े कम लोग हैं जो जिनको हम बोलते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन में आते हैं। ज़्यादातर जो है जिन दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। परंतु कुछ अल्सर ऐसे होते हैं जैसे अगर व्यक्ति जो है लगातार स्मोकिंग कर रहा है, बीड़ी का सेवन कर रहा है या दर्द की दवाइयाँ लगातार ले रहा है। कई बार लोग वो ऐसा होता है कि भाई मैं देसी दवाइयाँ ले रहा हूँ और ज़्यादातर देसी दवाइयाँ होती हैं वो स्टेरॉइड होते हैं, वो भी आंत के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है या अल्कोहल ले रहा है या दर्द की दवाइयाँ कंटिन्यू कर रहा है तो ये अल्सर हील नहीं होता है। तो उन व्यक्तियों में अल्सर फटने का खतरा ज़्यादा होता है। अल्सर फट जाता है फिर सर्जरी करनी पड़ती है, तो जो हमारे सर्जन करते हैं। तो दवाइयाँ बहुत कारगर हैं और हम इनको लगभग 1.5 से 2 महीने तक दवाई देते हैं और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कुछ जो मैदे के अल्सर होते हैं उनको जिनमें हमने बायोप्सी ली होती है, जिन्हें टुकड़ा लिया होता है, अगर वो उसको हम 2-3 महीने बाद दोबारा एंडोस्कोपी करके देखते हैं कि अल्सर हील हुआ कि नहीं हुआ। अगर अल्सर नहीं हील हुआ है तो हम उस बैक्टीरिया को दोबारा टेस्ट करते हैं कि बैक्टीरिया वहाँ है कि नहीं है। अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उसको हम एडवांस दवाइयाँ देते हैं, कुछ और मल्टीपल दवाइयाँ देते हैं, 4-5 तरह की दवाइयाँ देते हैं ताकि उस बैक्टीरिया को हम मार सकें जिसकी वजह से अल्सर हो रहा है। फिर कई बार जो नॉन हीलिंग अल्सर होते हैं, जो अल्सर हील नहीं होते हैं, वो होते हैं जैसे कई बार टीबी हुई या कैंसर हुआ, इस तरह के अल्सर भी हमारे मैदे में होते हैं। तो उसको हम अकॉर्डिंगली हम बायोप्सी लेके उसको टेस्ट करते हैं कि भाई वो क्यों हील नहीं हो रहा है। जी। तो आपने कहा कि कैंसर की तरह जो कैंसर है उसका रूप भी ले लेता है जो अल्सर है, तो अगर उसको ठीक करना है तो वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है अगर कैंसर का रूप ले लिया है? अगर नहीं तो पेशेंट, क्योंकि मेंटली अगर वो अपनी बॉडी को हील करने की कोशिश नहीं करेगा, अगर उसका दिमाग उसको सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर ठीक होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इंसान में वो विल पावर होनी चाहिए कि हाँ जी मैं ठीक हो जाऊंगा। तो डॉक्टर किस तरह से इस तरह के पेशेंट को ट्रीट करता है? जहाँ तक मैदे का अल्सर, स्टोमक अल्सर है या बड़ी आंत का अल्सर है या छोटी आंत का अल्सर है, जो उसको वैसे तो हम एंडोस्कोपी करते बार भी हमें आइडिया हो जाता है कि अल्सर साधारण है या कैंसर वाला अल्सर है। उसकी हम बायोप्सी लेते हैं, फिर उसके बाद हम सीटी स्कैन कराते हैं। सीटी स्कैन कराते हैं, फिर सीटी स्कैन में हम देखते हैं कि भाई वो अल्सर फैला तो नहीं इधर उधर। अगर लोकलाइज्ड है तो फैला नहीं है तो फिर हम उसको सर्जन के पास भेज देते हैं ताकि उसका ऑपरेशन किया जा सके, क्योंकि जो कैंसर वाला अल्सर है वो किसी भी दवाई से ठीक नहीं होगा, वो सिर्फ ऑपरेशन से ठीक होगा। नंबर 1, कुछ दवाइयाँ न्यू एडजुवेंट हम कीमोथेरेपी देते हैं हमारे जो कैंसर के डॉक्टर हैं, उससे अल्सर थोड़ा श्रिंक हो जाता है। श्रिंक हो जाता है तो फिर उसको ऑपरेशन करना उससे थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि लोकलाइज्ड डिजीज हो जाती है। तो कई बार ऐसे भी करते हैं कि न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी हम दिलाते हैं मरीजों को, जिससे अल्सर लोकलाइज्ड हो जाता है और फिर बाद में उसका ऑपरेशन होता है। मेरा बोलने मतलब है कि अगर कैंसर वाला अल्सर है तो कीमोथेरेपी और सर्जरी, साधारण अल्सर है तो दवाइयाँ। जी, दवाइयों से ठीक हो सकते हैं, शरीर को काटने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर साधारण अल्सर है तो दवाइयों से ठीक होगा। जी, आपने एक और बात की, खान पान की बात थोड़ा बहुत आपने बताया कि अगर नशा वगैरह करते हैं तो आपको ठीक होने में काफ़ी समय लग सकता है, तो इस तरह की चीज़ें आप समय नहीं लगेगा मैडम, वो ठीक ही नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है तो उसका अल्सर हील नहीं होगा।
जी। अच्छा, अगर दर्द की गोलियां खा रहा है तो अल्सर हील नहीं होगा है। अगर देसी दवाइयों की पुड़ियां ले रहा है तो अल्सर हील नहीं होगा उसका। तो दवाइयां जितनी मर्जी खा ले व्यक्ति। तो कई बार हमारे पास व्यक्ति आते हैं कि जी हमने तो इतनी दवाइयां खा ली, आपकी हमारा अल्सर ठीक नहीं हो रहा है। तो कई बार तो किसी की व्यक्ति की हमें एंडोस्कोपी जो है 3-4 बार भी करनी पड़ती है कि अल्सर क्यों नहीं हील हो रहा है। फिर जब उसकी हिस्ट्री लेते तो पता चलता है कि भाई वो तो स्मोकिंग कर रहा है, इस तरह से कर रहा है। तो वो जो इसका प्रेसिपिटेटिव फैक्टर है उसको छोड़ना ही पड़ेगा। जी। इसके अलावा अगर हम बात करें, नशे के अलावा अगर बात करें कि मांसाहारी भी होते हैं बहुत सारे जो दर्शक हैं, तो उनका खान पान थोड़ा अलग होता है, या जंक फूड खाते हैं या और चीज़ें हम ले लें, तो वो कितना इफेक्ट करता है? या साबुत दालें वगैरह खा रहे हैं जो अक्सर गैस वगैरह कर देती है, तो वो कितना इफेक्ट करेगी? खाने पीने का जितनी भी स्टडीज हुई हैं तो थोड़ा चाय के साथ संबंध आता है। थोड़ा बहुत चाय वाले जो व्यक्ति लेते हैं थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, परंतु खाने के साथ अल्सर का कोई संबंध नहीं है। जी। है ना। स्पाइसी खाना कोई खाता है उससे गैस ज़्यादा बन सकती है, उसकी रेट्रोस्टर्नल डिस्कम्फर्ट ज़्यादा हो सकता है, उसमें रिफ्लक्स ज़्यादा हो सकता है, ये हो सकता है। परंतु अल्सर बढ़ना या अल्सर ठीक ना होना मोटी दालों से या नॉन वेज से कोई संबंध नहीं है। जी। अगर दर्शक जानकारी लेना चाहते हैं अल्सर के बारे में कि अल्सर क्या है, कैसे ये फैलता है और हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर लेना चाहें तो कहाँ से ले सकते हैं? इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर किसी व्यक्ति को चाहिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हमारा डिपार्टमेंट है, तो हमारे पास जो भी स्टाफ है वो हमारा हम ओपीडी में बैठते हैं, सोमवार और वीरवार को बैठते हैं ओपीडी में। तो उस दिन हम सवेरे 9 बजे से लेके 4 बजे तक बैठे रहते हैं, जब तक सारे व्यक्तियों को हम मतलब जितने भी मरीज हैं उनको हम देख ना लें। तो कोई भी व्यक्ति हमारे साथ उस दिन मिल सकता है। हमारे डॉक्टरों की पूरी टीम बैठती है, तो सारे मरीजों को देखते हैं और एग्जामिन करते हैं, उनके टेस्ट कराते हैं और अगले दिन जिसकी भी जरूरत होती है हम अगले दिन उनकी एंडोस्कोपी करते हैं। जी। हमारी वेटिंग लिस्ट कोई नहीं होती है। अगर आप कोई व्यक्ति जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाता है, पीजीआई कहीं जाता है, उनको 2-2, 3-3 महीने की डेटिंग मिलती है। हमारे पास वेटिंग हम कोई नहीं रखते, चाहे कई बार हमारी 40-40, 50-50 एंडोस्कोपी भी करते हैं, परंतु हम किसी की वेटिंग लिस्ट नहीं रखते, हम नेक्स्ट डे सबको लगभग सबको कर देते हैं। जी। और आपके पास बहुत सारे केसेस आते हैं सर, हम लगातार ये देखते हैं कि रश कितना होता है आईजीएमसी में, और आपने कहा कि हम वेटिंग में किसी भी मरीज़ को नहीं रखते हैं, तो हर मरीज़ का अलग एक्सपीरियंस रहता है, और आप भी जब कई मरीज़ों को देखते हैं तो आप भी बहुत कुछ उनसे सीखते हैं, और लगता है कि मरीज़ कई बार ये गलतियाँ कर देते हैं और ये गलतियाँ अक्सर उनके लिए काफ़ी हार्मफुल रह सकती हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कौन सी गलतियाँ मरीज़ ना दोहराएं ताकि वो स्वस्थ रह सकें? मोनिका जी, मैं तो ये कहूँगा जो पेट की बीमारियों के बारे में कि अगर किसी व्यक्ति को उल्टी आए, जो सवेरे खाना खाया है 6-7 घंटे के बाद उल्टी आती है, खाना फंसता है, खून की कमी होती है, खून की उल्टी आती है, टट्टी काले रंग की आती है, या पेट में रुकावट हो जाती है, जैसे पेट फूल गया और उल्टी आई, टट्टी के रास्ते से हवा निकलना बंद हो गई, या टट्टी के रास्ते से खून आ रहा है, इस तरह के आ रहे हैं, या कोई पीलिया व्यक्ति को पीलिया हो रहा है, या पेट में कोई गोला बन रहा है, तो इस तरह के व्यक्ति को जो तुरंत गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। हमारे पास आईजीएमसी में आके इधर उधर जो है नीम हकीम के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। बीमारी को बढ़ा देते हैं, देसी दवाई खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इससे मरीज को फायदा नहीं होगा, नुकसान ज़्यादा होगा। हम प्रॉपर उसका टेस्ट करेंगे, कई बार हो सकता है बीमारी ना भी निकले, पर हम उसको सही सलाह देंगे कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है, आप ये करो। जी। तो बहुत ज़रूरी है कि भ्रांतियों की तरफ ना जाएं, और अपने जो भी डॉक्टर हैं, जो भी सलाहकार हैं, उनके पास जाएं और प्रॉपर अगर इलाज करवाएं तो अपने शरीर को हम स्वस्थ रख सकते हैं। डॉक्टर ब्रिज शर्मा जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे तमाम दर्शकों को दी, इसके लिए हम आपका शुक्रिया करना चाहेंगे, और अब अपने दर्शकों से भी चाहेंगे इजाज़त, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।